नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अगले दिन यानी पिछले दिन मैं क्वेश्चन पूछा था कि बताइएगा कि किसने द्विनाम पद्धति दिया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। अब आपसे नेक्स्ट डे के लिए क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम जीवों को 3 जगत में वर्गीकरण किया था। ठीक है, जीवों को सर्वप्रथम किसने 3 जगत में वर्गीकरण किया था। अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे, अन्यथा नेक्स्ट डे का हम जब क्यूज करेंगे तो उसमें ज़रूर आपका आंसर देंगे। ठीक है, आइए हम लोग अभी घटना चक्र का जो सिविक्स है यानी नागरिक शास्त्र उसी को करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। जो राज्य शब्द होता है ना, वह सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है किसको? तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। जिसकी एक संगठित सरकार है। यानी अगर कह दे कि राज्य शब्द किसको परिभाषित करता है तो व्यक्तियों का एक समुदाय, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो, उसी को क्या कहते हैं? राज्य। ठीक है, ध्वज, राजधानी और संप्रभुता शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रभुता। संप्रभुता यानी ध्वज माने तिरंगा, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रभुता। कौन सा? संप्रभुता। ठीक है, भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन है। तो देखिए सही कथन क्या है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। यानी भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। भारत के संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है, यानी भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह क्या है? तो संसदात्मक। संसदात्मक। संसदात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? किस देश से? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। और सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, सर्वप्रथम अमेरिका में लिखित संविधान कब लागू हुआ था? तो 1779 ईस्वी में। कब? 1779 ईस्वी में। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1776 में। ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखिए, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी तो ग्रेट ब्रिटेन में। संसदात्मक सरकार कहाँ उल्लेख किया गया था? सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता है क्या सर? तो संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। कहने का मतलब है कि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं क्या है? तो अध्यक्षात्मक सरकार, यानी जो अध्यक्षात्मक सरकार यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यानी हम लोग को देश में अध्यक्षात्मक सरकार बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यानी यह संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है, तो यह संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार बनाना। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषता ही तो हो गया। संसद व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि संसदीय व्यवस्था प्रणाली में सरकार वह होती है, संसदीय जो शासन व्यवस्था होता है ना, उसमें गौर फरमाइएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। नहीं, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाई भी जा सकती है, इसीलिए उसके यूज किया है। यानी अगर संसद चाहेगा तो सरकार भंग कर सकता है। कोई दिक्कत है? सरकार भंग कर सकता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग
का बात किया गया है। 94 अनुच्छेद 94 में जिक्र है कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बैठेंगे जब तक कि नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। कोई दिक्कत? देखिए, कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यानी ब्रिटेन से हम लोग का देश में यही भिन्नता है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जबकि हमारे भारत में जुडिशियल रिव्यू है। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के बात करें ना तो अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है। तो यह भारत में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। ठीक, तो यही दोनों देशों में क्या है, भिन्नता है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। किस पर? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है। क्योंकि गौर फरमाइएगा, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। क्या कर रहे हैं? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई भी नियम, कोई भी कानून अगर संशोधन करना होगा, संविधान के संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी अगर कानून बनता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के भी पास ले जाना पड़ता है, यानी भेजना पड़ता है। कई बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने पास उसके सरकार के जजमेंट को रिटर्न कर देता है कि नहीं, आप जो पास कराए हैं वो सही नहीं है। समझ गए ना? तो ऐसा होता है। तो यही दोनों मॉडल में क्या है, भिन्न है, ब्रिटिश में या हम लोग में। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपतीय पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार सही नहीं है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार सही नहीं है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक, संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रीय पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, संसदीय पद्धति सरकार होना चाहिए, संघीय नीति होना चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए। कहता कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कह रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन सा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और आपका ये जो है ना प्रधानमंत्री, ये सब उपमंत्री, इस सारा चीज़ आकर मंत्रिपरिषद पूरा निर्माण हो जाता है। एक और गौर फरमाइएगा, अगर किसी भी अगर ये थी करना होगा, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करना होगा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर भंग कर सकते हैं। केवल प्रधानमंत्री कहेंगे कि लोकसभा भंग हो जाए तो भंग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब से मंत्रिपरिषद पूरा नहीं कहेगा ना कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद का अगर नेता पूछेगा कि मेन लीडर कौन होता है
तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, अब आइए देखिएगा, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है सर? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। क्या कहें हम अभी कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति पूछेगा किस में होती है? तो राष्ट्रपति में। ठीक। भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है क्या क्या? देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण क्या है? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है नहीं। अच्छा जी, सही कथन क्या है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है भारत में। अच्छा, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यानी इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है कि ये सब होना चाहिए। एक संविधान संगत होना चाहिए सरकार, लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए और विधि का शासन होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारत के संविधान से। भारत के संविधान से केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ठीक, कहाँ से? तो भारत के संविधान से। अब प्राधिकार मतलब सर अधिकार की हमको किस लिमिट तक रहना है, कहाँ तक कोई काम करना है, समझ गए ना? दैट इज कॉल्ड, उसी को प्राधिकार कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि भारत के संविधान से, यानी संविधान आपको कहता है कि इस दायरे में रहिए, इतना तक आपका पावर है। ठीक है, तो ये सब किसके अनुसार चलते हैं? केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारत के संविधान से। सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन की विशेषता नहीं है। लाल फीता शाही सुशासन की विशेषता नहीं है। याद रखिएगा। लाल फीता शाही क्या है सर? तो लाल फीता शाही कहने का मतलब कि कोई काम कराने के लिए आप उस पर डटे रहेंगे। कोई काम कराने के लिए उस पर आप डटे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करना, ये सब लाल फीता शाही वाले का काम है। ठीक है, देखिए सुशासन की विशेषता नहीं है तो लाल फीता शाही हो गई। सुशासन की विशेषता नहीं है तो लाल फीता शाही। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबंधित करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यानी यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबंधित करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो अधिक संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यानी जितना से अधिक हो सके संख्या को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। ये सबसे ज्यादा कल्याणकारी राज्य किस में? कल्याणकारी राज्य के लिए ही नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। तो जीवन जीने का अधिकार DFCCIL के पेपर में आया था, तो कौन हो जाएगा? तो जीवन जीने का अधिकार। मौलिक कर्तव्य की मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार नॉट कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि आपका कर्तव्य बनता है कि भारत के संपत्ति को अपनी संपत्ति समझे और उसको उठा के अपना घरे लाए। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, यानी राष्ट्र के संपत्ति को अपना संपत्ति समझिए, यानी उसको बर्बाद होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाइए। पुराने स्मारकों को या जो देश के लिए सेक्रीफाइस व्यक्ति हैं जो बलिदान दिए हैं उनको आप याद रखें, अपने दिलों में जगह बनाए रखें, तो ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है।
तो साम्यवादी, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता। अगर पूछेगा कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कह देगा ना, तो क्या है? जनता है। क्या है? जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है ना, अगर उसका आधारभूत तत्व कह देना तो एकल कार्यपालिका है। कौन सा? एकल कार्यपालिका। सही कथन है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत कैसा है? तो एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यानी भारत में प्रजातंत्र का इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक। और देखो, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य। यानी राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य। ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, सरला ट्रिक है संसद 79, यानी संसद का जिक्र है अनुच्छेद 79 में, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, ला से लोकसभा अनुच्छेद 81 में। ठीक है। ये 3 अनुच्छेद को आराम से याद रखिएगा। सरला यानी संसद का अगर बात करें तो अनुच्छेद 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस की ओर। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सामान्य विज्ञान में यानी भौतिक में बढ़ते हैं। ठीक है। घटना चक्र के सारा क्वेश्चन चल रहा है। बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि है। तो विद्युत धारा। बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सा है? विद्युत धारा। भौतिक राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो व्युत्पन्न राशि और कौन राशि? आधारी राशि। ठीक है। यानी आधारी राशि को क्या कहते हैं? मूल राशि। और व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि की सहायता से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो विद्युत धारा कैसी है? तो मूल भौतिक राशि है, अर्थात आधारी राशि है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर। अगर पूछेगा ना कि वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई या मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। यानी प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। यह क्या करता है कि खगोलीय इकाई है। यह क्या है? खगोलीय इकाई है। यानी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापा जाता है इस सबसे प्रकाश वर्ष से। बात समझ में आ गया ना? अगर बात किया जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक। कौन सी है? पारसेक। ठीक है। प्रकाश वर्ष ये तो हो गया। खगोलीय दूरियाँ यानी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है प्रकाश की गति स्पीड सदैव निर्वात में एक समान होती है। यानी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी इसलिए किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, क्योंकि प्रकाश का जो गति होता है ना, सदैव क्या होता है? एक समान होता है। सदैव एक समान होता है। 1 पारसेक में तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या है? यानी 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी पारसेक मात्रक है तो दूरी का। पारसेक दूरी का मात्रक है। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वह होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। यानी माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वह होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? अगर सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कर दीजिएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। तो 6 फीट का कोई व्यक्ति है ना, तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर से व्यक्त की जाएगी। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर से व्यक्त की जाएगी।
1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 9 मीटर -9 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ठीक है। हेक्टा किलो मेगा किलो मेगा गीगा टेरापेटा एक्सा ना मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ठीक। आइए 6 फीट लंबे व्यक्ति की तो हो गया। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट क्या है? बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती हैं, यानी मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा मापने की। अगर पूछ दे कि विद्युत धारा मापने की इकाई कौन सी है तो एम्पियर है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो विकृति को भाई साहब इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रेन क्या होता है कि अनुपात होता है इसका डेल एल बाई एल, यानी जो लंबाई में वृद्धि या बटा में ओरिजिनल लंबाई, तो दोनों लंबाई का यूनिट होता है इसलिए कट जाता है, इसलिए यह विमाहीन राशि होता है। आए दिन पेपर में रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि विकृति का मात्रक क्या होता है, तो विकृति विमाहीन होता है, अर्थात सर इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है। कौन? तो ये विकृति, ठीक है, स्ट्रेन, ठीक। अच्छा देखिए भौतिक राशियाँ और इकाई। त्वरण की अगर बात करें कि इकाई क्या होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति। बल का न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक कार्य या ऊर्जा के जूल। आवेग का न्यूटन सेकेंड। अब आवेग किसको कहते हैं? इसका अगर कोई परिभाषा पूछ दे कि आवेग किसे कहते हैं, तो जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय, तीव्र समय, बहुत सूक्ष्म समय के लिए, थोड़े से समय के लिए अध्यारोपित होती है, ऐसे हम किए हटा लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। आवेग, आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर तत्क्षणिक समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए अध्यारोपित होती है, तो उसी बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, यानी उसको इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। बात समझ गए होंगे? बहुत बहुत बढ़िया। देखिए तो आवेग का अगर ऐसा ही मात्रा कह देना तो न्यूटन सेकेंड। अब बल लगा तो बल का न्यूटन, और कुछ समय के लिए तो सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड, कभी भूलाइएगा। यानी आवेग का ऐसा ही मात्रक पूछ दे तो न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर? तो केजी होता है। और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। इकाई इधर तो प्रचलन वही चीज़। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और ऊष्मा का जूल। और ऊष्मा को मापा किस में जाता है? तो कैलोरी में भी, ठीक है। या जो ऊर्जा को होता है ना, किस में मापा जाता है? कैलोरी में। नॉटिकल मील का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई में। यानी नौ संचालन द्वारा प्रयुक्त दूरी में किसका किया जाता है प्रयोग? नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नॉट क्या है सर? तो समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापा जाता है। यानी समुद्री जहाज की अगर गति की बात करें ना दोस्त, तो उसको नॉट में मापा जाता है। किस में? नॉट में, ठीक। देखो उच्च वेग क्या होता है? उच्च वेग क्या होता है? तो उच्च वेग को मैक में मापा जाता है। यानी हाई अगर वेलोसिटी होगा ना तो उसको मैक में मापा जाता है। एंगस्ट्रम क्या होता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम होती हैं। यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या कहलाता है? एंगस्ट्रम कहलाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, ठीक है। यानी 1 HP बराबर। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। यानी जूल जो है ना बच्ची, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। ये सब पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अच्छा 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है तो 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर को, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, यानी 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा जी
डेसिबल क्या होता है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। और शक्ति की बात करें, शक्ति की इकाई तो अश्व शक्ति। और सेल्सियस में क्या मापा जाता है, तो ताप की इकाई क्या होता है, सेल्सियस। और नौ संचालन में दूरी किससे मापा जाता है, तो समुद्री मील से, समुद्री मील से। नॉटिकल मील जो होता है ना, उससे भी प्रयुक्त दूरी मापा जाता है। ठीक। अच्छा, कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट। वाट ऊष्मा की इकाई किसका इकाई है, शक्ति का। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट और दाब का पास्कल। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग तथा जूल में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड ऊष्मा की कोई इकाई थोड़े ना है, तो मापा जाता है तापमान को सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में। कैलोरी है, अर्ग है, यानी 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगर पूछ दे कि ऊष्मा के सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो अर्ग होता है। एसआई मात्रक हो गया जूल, लेकिन सीजीएस मात्रक यहीं पर पूछ ले तो अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दाब की इकाई क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है, तो केजी, अब केजी न्यूटन। ठीक है, केजी न्यूटन। दाब का मात्रक केजी, अब बॉल लिखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बुड़बक लेकर काम किया है, यानी केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सीजीएस मात्रक में दे दिया है। किस में, सीजीएस मात्रक में, यानी छोटा में। मीटर स्क्वायर के सीएम में स्क्वायर में दे दिया है, और न्यूटन को केजीएफ में कर दिया है। 1 केजीएफ बराबर कितना होता है, तो 1 बार होता है, यानी 1 केजीएफ बराबर कितना होता है, तो 1 बार के बराबर होता है। बार क्या होता है सर, तो दाब को मापा जाता है किस में, बार में। किस में, बार में। ठीक है, बल, दाब, वेग और त्वरण में से अदिश राशि क्या है, तो दाब क्या है, एक अदिश राशि। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक, तो दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। तेल का एक बैरल होता है, एक तेल के बैरल में, यानी एक जो बैरल होता है उसमें कितना लीटर तेल आता है, हमेशा पेपर में पूछता है। 159 लीटर। कितना, 159 लीटर। ठीक है, यानी जो भाई साहब आप देखते हैं ट्रेनवा में ना, जो जिसमें तेलवा लद कर जाता है, तो उसको एगो जो होता है ना, उसको बैरल बोलते हैं। अगर पूरा के बात करें ना, कि पूरा को क्या कहते हैं सर, तो रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैक। यानी पूरा ट्रेन को कहते हैं रैक, कि एक रैक माल गया। ठीक है, अगर उसमें से एक टैंकवा जो है ना, उसको कहते हैं हम लोग बैरल, और उसमें 159 लीटर तेल आता है। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ तक तो हो गया। नॉट, डॉब्सन, पॉइज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डॉब्सन की। यानी ओजोन परत की ऊंचाई को किस में मापा जाता है, या मोटाई को किस में, डॉब्सन में। किस में, डॉब्सन में। ठीक है, क्यूसेक मापा जाता है, तो जल का बहाव। जल का बहाव जो है ना, फ्लो रेट, कितना फ्लो हो रहा है जल, उस सब क्यूसेक में मापा जाता है। आए दिन ये सुनते होंगे कब, तो जब ये थी आता है, बाढ़ आता है ना, जब नदी में बैराज पर जब खोलता है, तो बोलता है कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो क्यूसेक का मतलब होता है, क्यूसेक का मतलब मेरे दोस्त, कि जल का बहाव कितना हो रहा है। एक गाड़ी आप लोग सुने होंगे कि सीसी में लिया जाता है, कितना सीसी के गाड़ी लिए हैं आप। ठीक है, तो कहब कि 100-150 सीसी का है, 180-85 सीसी का है, यानी कोई कहेगा कि 125 सीसी का है। तो सीसी का मतलब वहाँ हो जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी वो जितना ही वो बताता है कि पिस्टन जो मेरा मूव कर रहा है, उसके एरिया को बताता है। अब इस सर एरिया का क्या मामला है, यानी जितना ही अगर सीसी के ज़्यादा रहेगा ना, तो अब देखिए ताली हम एगो इतना पर से बजा रहा हूँ, एगो इतना पर से बजा रहा हूँ, तो जोर किस में आ रहा है, जो दूर है। यानी इसका कहने का मतलब कि अगर सीसी ज़्यादा रहेगा, तो एरिया पिस्टन को मूव करने के लिए ज़्यादा मिलेगा। अब पिस्टन को मूव करने के लिए ज़्यादा मिलेगा सर, तो वो गाड़ी के पास अधिक जान होगा, उस गाड़ी के पास अधिक है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि गाड़ी के ये थी इंजन पर डिपेंड करता है, और इंजन में सर तब पिस्टन पर। किस पर, पिस्टन पर। यानी पिस्टन जितना ही शॉक करेगा जल्दी, उतना ही आपका गाड़ी रनिंग जल्दी पकड़ेगा। या गाड़ी के जो जान होता है ना, वो सब पिस्टन से ही होता है। ठीक,
तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं बायोलॉजी की ओर। ठीक है, देखिए अब हम लोग बायोलॉजी में बढ़ते हैं। ठीक, आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी है। अगर पूछ देगा पेपर में कि आर्कियोपटेरिक्स क्या है, तो जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी है। और जुरैसिक काल का ही ना कौन है? जुरैसिक काल के डायनासोर किस काल का है? मेसोजोइक युग का। मेसोजोइक युग का कौन है? डायनासोर। ये सब पेपर में पूछता है। आर्कियोपटेरिक्स योजक कड़ी है, तो सरीसृप व पक्षी के बीच का, यानी सरीसृप माने जो फिसल कर नीचे चलते हैं। ठीक है, जैसे सांप हो गया, क्या चीज़? सरीसृप जो रेंग कर चलता है, और एवं पक्षी के बीच आर्कियोपटेरिक्स एक कड़ी है। आर्कियोपटेरिक्स ये क्या है? यूग्लिना किसके बीच कड़ी है? तो शैवाल और कवक के बीच के कड़ी कौन है? यूग्लिना ना। कवक और शैवाल का लाइकेन पहला प्यार, यानी सहजीवी अगर कह देगा ना, तो कवक और शैवाल का सहजीवी क्या है? तो लाइकेन। और लिटमस पत्र लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक, लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। ठीक, अब आइए, मैमथ पूर्वज है तो हाथी का। मैमथ अगर पूछ दे कि किसका पूर्वज है, तो हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। कोई दिक्कत है? डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में। मेसोजोइक युग में डायनासोर रहे। जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले सैलामेंडर आया, फिर अजगर, फिर कंगारू। ठीक है, और कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख नदियां हैं। अब मरे किस पर? डार्लिंग पर। यानी मरे जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी नदी है, और उसी में आकर डार्लिंग नदी मिल जाती है। ठीक है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया तीनों के मिलने से ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है। ठीक, टॉरस जल संधि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि। अब बाह्य जल संधि कह दें तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी? बाह्य जल संधि। कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी? कुक जल संधि। ठीक है, कोकू जल संधि कह देना तो ये अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच कौन से? कोकू जल संधि। आइए, कह रहे कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया। ठीक, ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कीटों की। किसको? आर्थ्रोपोडा के तहत आता है। कीट पतंग किसके तहत आता है? तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि एक तो संघ से उठा देगा कि किस संघ की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो आर्थ्रोपोडा संघ है। यानी में कीट पतंग जो है ना, ये सब आता है, छोटा छोटा। ठीक, इस सब के संख्या पूरा विश्व में ज़्यादा है, धरती पर, विश्व का धरती पर सबसे ज़्यादा है। अच्छा सर, और क्या? तो कीटों के अध्ययन को किस में? एंटोमोलॉजी, यानी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कीटों की संख्या। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, यानी अमीबा जो है विखंडन द्वारा अपना जनन करता है। और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, यानी दोनों सही है। यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण है, यानी जितना एक लिंगी जीव जितना एक कोशिकीय जीव है ना, जितना एक कोशिकीय जीव है, तो वो क्या करता है कि अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, लैंगिक विधि से ना, अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, अमीबा हो गया, एक कोशिकीय में पैरामीशियम हो गया, और क्या? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसा है? हाइड्रा कैसा है? एक कोशिकीय है। तो ये सब जो है एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। किससे? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, अमीबा में विखंडन द्वारा। ठीक, अच्छा जी, गर्भ रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। कहने का मतलब है कि मैमल्स, मैमल्स कहने का मतलब सर जी
स्तनधारी। यानी स्तनधारी वर्ग में जितने भी जीव आते हैं वो सब क्या होते हैं कि जो अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं वे एक समान तापमान बनाए रखते हैं, अर्थात स्तनधारी जो वर्ग होता है ना वह समतापी होता है, समतापी होता है। कौन सा सर आएगा? जैसे हम सब लोग गाय भैंस मनुष्य मानव सब आ जाएगा। स्तनधारी जो बच्चा का जन्म देता हो, दूध पिलाता हो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है। यानी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। यानी हम लोग जो आते हैं समतापी में आते हैं, समतापी में। यानी हम लोग कहीं भी जाएंगे ना तो हम लोग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एगो फिक्स टेम्परेचर है कि हम लोग का बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया ना। देखो कह रहा है कि सही कथन है, सुनिएगा, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जो गोल कृमि होता है उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों को वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, यानी कह रहे हैं ना कि गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ये सब सही कथन है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। वाताशय उस समय क्या होता है, विद्यमान होता है, तथा उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है स्टार फिश है। यानी स्टार फिश मछली नहीं है। स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से स्टार फिश मछली नहीं है। VVI मार लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टार निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है या मछली का प्रजाति नहीं है, तो स्टार फिश मछली नहीं है। न तो साफ फिश है, पाइप फिश है, मछली है, और गिटार फिश भी मछली है। क्या है फिर? स्टार फिश क्या है? ये दूसरा चीज़ है, मतलब मछली नहीं है। ठीक है। रजत मीन, क्रेब फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन है, यानी रजत फिश, क्रेब फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन है यानी मछली नहीं है वह है कैट फिश। कौन है? कैट फिश। जो रजत फिश, क्रेब फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक रूप से मछली नहीं है वह है कैट फिश। कैट फिश जो है वह वास्तविक रूप से मछली नहीं है। स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? वास्तविक रूप से मछली है। तो देखिए, अगर वास्तविक रूप से मछली नहीं है, वास्तविक रूप से मछली जो वास्तविक रूप से मछली है, तो कैटफिश भी वास्तविक रूप से मछली है। समुद्री घोड़ा भी क्या है? वास्तविक रूप से मछली है। सबसे बड़ा स्तनधारी पूछ दे तो ब्लू व्हेल। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। व्हेल प्राणी क्या है? स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी हैं व्हेल। यानी शार्क, स्क्विड और ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है व्हेल। कहने का मतलब है कि व्हेल एकमात्र ऐसी मछली है जो स्तनधारी वर्ग में आती हैं, अर्थात यह बच्चे का जन्म देती हैं, अंडे का जन्म नहीं देती हैं। जनरली क्या होता है कि सभी मछलियां अंडे देती हैं, ठीक है। अंडे से जिसका जन्म होता है उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडे से निकलने वाले बच्चे को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। सभी मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन एक ब्लू व्हेल जो एकमात्र मछली है जो कि स्तनधारी होती हैं, अर्थात ये बच्चे का जन्म देती हैं। बच्चे मतलब आदमी का नहीं, कहने का मतलब है मछली का ही जन्म देती है, अंडे के रूप में नहीं, पूरा मछली का ही जन्म देती है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और क्या सर? तो जो स्तनधारी वर्ग, देखिए मछली में ऐसे 3 हार्ट चैम्बर, कितना होता है? 3 हार्ट चैम्बर कितना? 2 की 3? 2। यानी मछली में 2 हार्ट चैम्बर होता है भाई साहब। मछली में 2 हृदय चैम्बर होता है, हृदय चैम्बर, हार्ट चैम्बर होता है, ठीक है, हृदय कक्ष। उस सब में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, मछलियों में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक। लेकिन गौर फरमाइएगा, लेकिन जो स्तनधारी वर्ग में आ जाने के कारण ब्लू व्हेल में 4 हार्ट चैम्बर पाया जाता है। कितना? 4 हार्ट चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। आइए, जितना है सब सरीसृप पक्षी वर्ग है ना, तो उस समय 3 हार्ट चैम्बर होता है। कितना? 3 हार्ट चैम्बर होता है। एम्फीबियन वर्ग में 3, यानी एम्फीबियन वर्ग
यानी मेढक में कह देगा तो इस सब में 3 होता है, उभयचर में 4। छिपकली में कितना पाया जाता है? छिपकली किसका जन्म देती है? अंडे का ना, तो 2 अंडा जोला। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल, ये तो हो गया। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का, व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है व्हेल। क्या है? व्हेल। ठीक। पिनबैक ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्बैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है तो स्पर्म व्हेल। जो स्पर्म व्हेल होती है ना, स्पर्म व्हेल बाची, वो फिनबैक ब्लू फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है तो स्पर्म व्हेल। कौन सा? स्पर्म व्हेल। ठीक। एकिडना, कंगारू, शेही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे सीधे बच्चे नहीं देता है, कौन सा है? एकिडना। कौन है? एकिडना। ठीक। जो क्या करता है कि अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, अंडा देता है लेकिन सीधे बच्चा नहीं देता है, तो एकिडना। लेकिन कंगारू बच्चा देता है, और कंगारू का बच्चा कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का। कंगारू का बच्चा 1 सेंटीमीटर का। खुद ही कहते। उड़ने वाला स्तनपायी है तो चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी कह दे तो कौन सा है? चमगादड़। ठीक है। अच्छा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। यानी कहने का मतलब है कि समुद्री गाय और समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह में से स्तनधारी है कौन सा? तो समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। यानी डॉल्फिन अगर बात करें ना कि वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? स्तनी में। ठीक। कहें कि स्तनधारी होता है, यह बच्चे का जन्म देता है। सील क्या है सर? तो एक स्तनपायी है। सील क्या है? तो एक स्तनपायी है। सील स्तनपायी है। देखिएगा ध्यान से। अशल्क मीन यानी कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर और हवासील यानी पेलिकन में वह जीव जो निष्पन्द भोजी यानी फिल्टर फीडर हैं, कौन सा? तो सीप यानी ऑयस्टर। कौन सा? ऑयस्टर। ठीक है, ऑयस्टर। पेंगुइन, व्हेल, ऑटर तथा कछुआ में से निःसृंस प्राणी है तो ऑटर। ऑटर जो है ना निःसृंस प्राणी है। देखिए कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है तो जो जीव जल और स्थल दोनों में रहते हैं उसे एम्फीबिया वर्ग के तहत रखा जाता है। ठीक है। जैसे सर मेढक। ठीक है। जैसे मेढक। अब मेढक में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो मेढक में 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। मेढक में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है। कह रहा है कि एम्फीबिया वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी आइए दोस्त, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। यानी कह रहा है कि मनुष्य का वह गुण जो वानर के गुणों से अलग करता है, क्या है सर ऐसा मनुष्य में? तो जानने की इच्छा प्रकट करना। यानी मनुष्य में है ना, ह्यूमन में दोस्त, ये लोग जानने के प्रति कि अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, यानी जानने के प्रति इच्छुक रहता है, जबकि वानर प्रजाति जानने के प्रति इच्छुक नहीं रहता है। मनुष्य पूछेगा ना तो वानर प्रजाति का ही रूप है। ठीक है। तो उसमें और हम में क्या अंतर है? तो हम लोग जानने के प्रति इच्छुक होते हैं, अब ये लोग जानने के प्रति इच्छुक नहीं रहते हैं। कह रहा है कि गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है तो लंगूर। लंगूर क्या है? कपी नहीं है। लंगूर कपी नहीं है। याद रखिएगा, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है। मानव सदृश लघुतम कपी है तो गिबन का। जो मानव सदृश है ना लघुतम कपी है तो गिबन का। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन कुल में से नीलगाय आती हैं तो हिरन कुल में। नीलगाय आती हैं किस में? हिरन कुल में नीलगाय आती हैं। हिरण, गीदड़, जेबरा और घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं वह होता है गीदड़। यानी गीदड़ ऐसा जानवर है, ऐसा जंतु है जिसमें खुर नहीं पाया
जाता है। कौन सा? गीदड़। ठीक है। ऑक्टोपस होता है एक मृदु कवची यानी मोलस्क है। यानी ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्क है। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला होता है। नहीं, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन होता है? तो कोलोसस स्क्विड। यानी सबसे बड़ा अगर कह देना कि अकशेरुकी कौन है, अकशेरुकी, कशेरुकी नहीं, सबसे बड़ा अकशेरुकी तो कोलोसल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड। ठीक। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है वह है केकड़ा। केकड़ा इन सब से भिन्न है। बरूछी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों से भिन्न वर्ग का नहीं है तो वह है केकड़ा। वह इन तीनों से भिन्न वर्ग का नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन से सेट किया है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तो कुकुटो का, कुकुटो की। ठीक, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। कैसा किस्म है? तो कुकुटो की। किसका? कुकुटो की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। टिक और माइट वास्तव में होते हैं कैसे? तो मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट है। जुगनू नहीं रतिया में चमकता है तो एक कीट है। क्या है? कीट है। जुगनू होता है एक कीट। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी जो है ना वह कीट में नहीं आती है। मकड़ी कीट से भिन्न है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें। मकड़ी में 8 टांगें जबकि कीट में 6 टांगें पाई जाती हैं। कीट में, मच्छर में कितने टांगे? 6 टांगे। लेकिन मच्छर में दांत की बात करें तो 47। मच्छर में कितने दांत होते हैं भाई साहब? 47 होते हैं। स्तनधारी वर्ग में अगर पूछे ना कि सबसे अधिक दांत तो गाय और सुअर में होता है। कितना? 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है। ठीक है। आइए, करे कि तितली, तिलचट्टा और मच्छर तथा मकड़ी में से कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर और मकड़ी में से कीट नहीं है तो मकड़ी। ठीक है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गौशमीर। गौशमीर रेशम यानी मकड़ियों द्वारा जो रेशम को उत्पादित किया जाएगा ना तो उसको गौशमीर रेशम कहलाता है। क्या कहलाता है? गौशमीर रेशम कहलाता है। जब चींटियाँ काटती हैं तब वे अंतः छेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल का। जब चींटी काटती है ना तो फॉर्मिक एसिड निकालती है। आइए देखिए, अगर कह दे कि जब चींटियाँ काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती हैं फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है तो तिलचट्टा। तिलचट्टा का रक्त कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक, तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। ठीक। अब मकड़ी में कितनी टांगें होती हैं? 8 गो, जबकि कीट में कितने? 6 टांगें होती हैं। फीता कृमि क्या होता है? तो फीता कृमि उभयलिंगी होता है। फीता कृमि उभय लिंगी होती हैं। और गोल कृमि क्या होते हैं? तो गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं यानी अलग अलग लिंग होते हैं। किसका? गोल कृमि का। और फाइलेरिया का, फाइलेरिया एक सूत्र कृमि से होता है। फाइलेरिया किससे? सूत्र कृमि से होता है। और गिनी कृमि तो सूत्र कृमि है। गिनी कृमि कैसी है? तो सूत्र कृमि है। गिनी कृमि कैसी है? सूत्र कृमि है। ठीक। फाइलेरिया कैसी है? तो सूत्र कृमि से होता है। ठीक है। और गोल कृमि कैसी है? तो अलग अलग लिंग होते हैं ये सब का। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।